12 मार्च हिंदी का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 12 मार्च को आने वाला है। अगर आप भी 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर है वो आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको नामांक है वो रोल नंबर है वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है। और हिंदी का ये पेपर है और पेपर का जो QR कोड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और पेपर कोड आप देख सकते हैं 2024644। और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये आपके पेपर है और हिंदी विषय का पेपर है आपकी। और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट और 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 12 मार्च हिंदी के पेपर में अगर आप भी पूरे 80 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको निर्देश हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप निर्देश पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है रोल नंबर है वो जरूर लिखें। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के जो उत्तर हैं वो आपको एक साथ में देने हैं। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको अवश्य लिखना है। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए आपको दिया गया है। और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि रंगीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो रंगीला शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है गीला, बे ऑप्शन में इला और से ऑप्शन में रंग और द ऑप्शन में ला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं साथ साथ में। और दूसरा क्वेश्चन है कि अत्यधिक शब्द है उसका सही संधि विच्छेद होगा। तो ए ऑप्शन में है अति प्लस अधिक और बे ऑप्शन में ए प्लस अत्यधिक और से ऑप्शन में अत्य प्लस अधिक और द ऑप्शन में अत्यधि प्लस क। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका सही होगा करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश के रचयिता हैं। तो ए ऑप्शन में कबीरदास, बे ऑप्शन में सूरदास, से ऑप्शन में तुलसीदास और द ऑप्शन में बिहारी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उद्धव की योग साधना को गोपियों ने किसके समान बताया है। तो ए ऑप्शन में है कड़वी ककड़ी और बे ऑप्शन में भ्रमर गीत और से ऑप्शन में राजनीति और द ऑप्शन में ज्ञान। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि उत्साह कविता में कवि ने किससे संबोधित किया है। तो उत्साह कविता है उसमें कवि ने किससे संबोधित किया है। तो ए ऑप्शन में है बादल को, बे ऑप्शन में फागुन को और से ऑप्शन में पृथ्वी को और द ऑप्शन में फसल को। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था। तो ए ऑप्शन में है राजस्थान, बे ऑप्शन है पंजाब, से ऑप्शन है गढ़वाल और द ऑप्शन है मुंबई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि नेताजी की मूर्ति में क्या बात थी जो खटकती थी। तो ए ऑप्शन नेताजी की आंखों में चमक नहीं थी, बे ऑप्शन है चश्मा संगमरमर का था और से ऑप्शन है चश्मा सुंदर नहीं था और द ऑप्शन है कि चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन में है यशपाल, बे ऑप्शन में है मन्नू भंडारी, से ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद और द ऑप्शन में है नागार्जुन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था।
तो ए ऑप्शन में है मिठन खां, ब ऑप्शन में है डुमराव, स ऑप्शन में है हुसैन खां और द ऑप्शन में है अमीरुद्दीन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि सभ्यता है, तो सभ्यता क्या है? ए ऑप्शन में संस्कृति का परिणाम और ब ऑप्शन में ज्ञानेप्सा, स ऑप्शन में आविष्कार, द ऑप्शन में विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि माता का अचल किस उपन्यास का अंश है? तो ए ऑप्शन में देहाती दुनिया, ब ऑप्शन में जॉर्ज पंचम की नाक, स ऑप्शन में साना साना हाथ जोड़ी और द ऑप्शन में मैं क्यों लिखता हूं। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको उसका आंसर है वो बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गंतों का मतलब है, तो गंतों का मतलब क्या है? ए ऑप्शन में है नदी, ब ऑप्शन में है झरने, स ऑप्शन में है पहाड़ और द ऑप्शन में है गंदा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए तो उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है रिक्त स्थान दे रखा है, समास में पहला पद अवयव होता है। तो कौन से समास में पहला पद है वो अवयव होता है वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं। और प्रश्न संख्या 6 है कि ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। तो इन सभी रिक्त स्थानों के जो आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो लोक गीतों की मूल बोली अथवा भाषा का पता लगाना कठिन ही नहीं असंभव सा है, क्योंकि लोक गीत लोक जीवन से उत्पन्न होकर भाषा के प्रवाह में तैरते चलते हैं और मनुष्य के कंठ ही उनके घाट हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये पूरा गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि लोक गीतों की मूल बोली का जो पता लगाना है वो कठिन क्यों नहीं है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है गद्यांश का कि लोकगीत कहाँ बसेरा ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकगीतों पर उनके आसपास का क्या प्रभाव पड़ता है। 5वां प्रश्न है कि लोकगीत जहाँ गाए जाते हैं वहाँ की जो भाषा है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 6 नंबर प्रश्न है कि संभव शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रति क्षण है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के धन और सूखे भरे सुनहले बादल। तो प्यारे बच्चों इस पूरे पद्यांश को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा प्रश्न है कि कवि के जीवन को प्रतिक्षण कौन आलोकित करता है। तीसरा प्रश्न है कि असफलता के घन किससे घिरे हैं, ये भी आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है सूखे भरे बादल कैसे हैं। और 5वां प्रश्न है विश्वास, प्रेम और साहस क्या है। प्रश्न संख्या 6 है कि कवि को कौन घेरे रहता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब दे रखा है आपके, और खंड ब में आपको प्रश्न संख्या यहाँ पर सबसे पहले ये निर्देश आपको पढ़ना है कि निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है कि हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई। नेताजी का जो चश्मा पाठ है उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या 6 है कि लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी। एक कहानी यह भी
पाठ के आधार पर आपको समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि फसल कविता है उसका मूल भाव लिखिए। और प्रश्न संख्या 8 है हरी है राजनीति पढ़ी आए, गोपियों ने ऐसा किस आधार पर कहा, पठित पद्यांश के आधार पर आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 9 है कि लेखिका ने झरने को जीवन की अनंतता का प्रतीक क्यों बताया है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोलानाथ और उसके साथी क्या क्या खेलते थे, माता का आंचल पाठ के आधार पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो मुहावरे का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सॉरी, मुहावरे का जो अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया है कि आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र, और वाक्य में जो प्रयोग है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कोई भी वाक्य में प्रयोग करके आप बता सकते हैं। उसके बाद में खंड 6 दे रखा है आपके, और खंड 6 में प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो गद्यांश दे रखा है ये आपकी बुक का है। ओके, इस गद्यांश को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि लेखक की क्या आदत थी, और दूसरा प्रश्न है गाड़ी में बैठकर लेखक क्या अनुमान करने लगे, तीसरा प्रश्न है नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा, और 4 नंबर है नवाब साहब को क्या गवारा न था। उसके बाद में प्यारे बच्चों अथवा में दे रखा है आपके, अथवा में भी आपको गद्यांश दे रखा है, दोनों में से एक आपको करना है। ओके, तो अगर आप इस गद्यांश को कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। और इसमें पहला प्रश्न है कि गिरती आर्थिक स्थिति का क्या परिणाम हुआ, और दूसरा प्रश्न है पिताजी का उन्हें किस बात की अनुमति नहीं देता था, तीसरा प्रश्न है माँ हमेशा कांपती थरथराती क्यों रहती थी, 4 नंबर प्रश्न है पिताजी के स्वभाव को शक्की किसने बना दिया था, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके मृतक में भी कौन जान डाल देती है, दूसरा क्वेश्चन है कि बालक का धूली धूसर गात कैसा लग रहा है, तीसरा प्रश्न है कठिन पाषाण जल कब बन गया, और 4 नंबर है उपयुक्त पद्यांश में से किसका चित्रण किया गया है। उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, अगर अथवा वाला पद्यांश करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, दोनों में से एक ही आपको करना है। तो तार सप्तक है उस में जाने पर क्या होता है, दूसरा प्रश्न है मुख्य गायक को ढंढस कौन बंधाता है, तीसरा प्रश्न है गायक का उत्साह है कब अस्त होने लगता है, 4 नंबर संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 14 है आपके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आस्ती कहाँ से मिली, इसका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है, संस्कृति पाठ के आधार पर आपको लिखना है, और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 दे रखा है कि शिव धनुष के टूटने पर परशुराम की राम के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई, पाठ के आधार पर अपने शब्दों में आपको लिखना है, और इसका उत्तर भी 50 से 60 वर्डों में आपको देना है, शब्दों में देना है। अथवा में प्रश्न है उत्साह कविता का जो मूल भाव है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में आपको लिखना है, और इसका उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। अथवा में प्रश्न है आपके कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। तो दोनों में से आपको एक का परिचय वो देना है। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि पिताजी तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ कहकर क्यों पुकारा करते थे, माता का अचल पाठ के आधार पर बताइए, और इसका उत्तर 60 शब्दों में देना है। अथवा में प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ,
पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध देना है, तो निबंध बताना है। तो इसमें पहला है आपके कि बेरोजगारी एक समस्या, और इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको निबंध है वो बनाना है। उसके बाद में दूसरा निबंध दे रखा है आपके मेरा आदर्श व्यक्तित्व, मेरा आदर्श व्यक्तित्व। अगर आप इस पर बना सकते हैं तो इस पर भी बना सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर का महत्व है, और 4 नंबर है राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। तो 4 निबंध दिए गए हैं, 4 में से एक आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज का छात्र सौरभ मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से कैरियर सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि स्वयं को कुंभलगढ़ निवासी राकेश मानते हुए राजकोट निवासी अपने मित्र प्रताप को समय की पाबंदी का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। और प्रश्न संख्या 20 दे रखा है आपके विद्यालय के समाजोपयोगी शिविर में मिट्टी से बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि महिला गृह उद्योग समूह द्वारा निर्मित जूट के सामान की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।